हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी में हम विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्लेनेटरी विंड्स यानी सनातनी पवनों को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज और माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज जैसी कुछ पीरियोडिकल विंड्स को भी पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ लोकल विंड्स के बारे में देखा कि पूरे वर्ल्ड में हमें लोकल विंड्स कहां-कहां मिलती हैं और ये स्थानीय मौसम को किस तरीके से प्रभावित करती है। आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट विंड के बारे में पढ़ेंगे और ये विंड जो है दोस्तों, वो सरफेस के साथ ना चल के क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर पर यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ये फ्लो करती है और इस विंड को बोला जाता है दोस्तों जेट स्ट्रीम्स। तो आज के इस वीडियो में हम जेट स्ट्रीम्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम्स का जो नोमेनक्लेचर है हम समझते हैं कि इसको जेट स्ट्रीम क्यों कहा जाता है। देखिए, जेट स्ट्रीम जो है इसका पहला वर्ड जेट जो है वो इसलिए लिया गया क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है वो जापान की ओर अपने जेट जो है फाइटर जेट्स वो भेज रहा था और वो वहां क्या करते थे, बम वर्षा करते थे, ठीक है। तो जेट जब अमेरिका से जापान की ओर जब जाते थे तो उनको पूर्व से पश्चिम की ओर गति करनी पड़ती थी और पूर्व से पश्चिम में गति करने पर उनको एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फेस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी गति जो है वो स्लो होती थी जेट स्ट्रीम्स की वजह से। और जब ये वापस जापान से अमेरिका की ओर जाते थे तो इनका वेग बढ़ जाता था क्योंकि जेट स्ट्रीम इनके वेग को बढ़ा देती थी। वो उसी डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है। तो इस घटना ने जेट स्ट्रीम्स की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा है, ठीक है। अब देखिए, जेट स्ट्रीम जो है इसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, इन पर हम बात करेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि हर विशेषता का कारण जो है, रीजनिंग जो है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीटली मिलेगी। एक एक चीज आपको क्लियर होने वाली है, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम होती क्या है। जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों वो ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर पर चल रही होती है और ऊपरी क्षोभ मंडल में भी ये लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। इसके अलावा ये सक्रिय पट्टी में चलती है, बहुत नैरो बैंड में चल रही होती है, इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसके अलावा ये पश्चिम से पूर्व दिशा में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। तो इस तरह ऊपरी क्षोभ मंडल में सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रबल पवन धारा जो है इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 3 क्वालिटीज आपने देखी, ऊपरी क्षोभ मंडल में, सक्रिय पट्टी में और पश्चिम से पूर्व दिशा में, और ये बहुत प्रबल होती है, इनका वेग बहुत अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि धरातलीय पवनों से बहुत ज्यादा इनका वेग होता है इसलिए इनको प्रबल पवन धारा कहा गया है और इसका भी कारण आपको आगे अभी मिलेगा। एक एक चीज का आपको रीजन में आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए क्वालिटी। नेक्स्ट देखें तो ये दोस्तों दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर में ये जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव हैं, उनके चारों ओर चलती हैं, ठीक है। तो दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर चलती हैं, इसलिए इनको परिध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है। यानी ये परिध्रुवीय, ध्रुव के चारों ओर भंवर बनाती हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो इसे बोला जाता है सर्कमपोलर व्हिर्ल। सर्कमपोलर व्हिर्ल का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे करती है ये। इसके बाद बात करें तो दोस्तों, ये जब पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही होती हैं तो इनमें क्षैतिज और लंबवत अपरूपण, विंड शियर जो है वो होता है, विंड शियर होता है और इसकी वजह से ये स्पाइरल, इसको विसर्पाकार यानी मियांडरिंग जो है रूप धारण कर लेती हैं, विसर्पाकार रूप से प्रवाहित होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, ये हमारी जेट है, जेट स्ट्रीम है। इस जेट स्ट्रीम में अगर हम देखें तो ये जब पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसमें एक तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गई है, ये नीचे धंस गई है। कैसे हो गई है, अगर ये सीधी ये थी तो ये ऐसे हो गई है, तो जब ये नीचे धंस रही है तो यहाँ कौन सा शियर होगा, यहाँ पर होगा वर्टिकल शियर, यानी यहाँ पर कैसा हो गया,
लंबवत अपरूपण। लंबवत अपरूपण का मतलब है कि ये नीचे की तरफ भी गति करती है, यानी अगर ये 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, मान लीजिए 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, या मान लीजिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो 10 किलोमीटर से नीचे यानी 7.5 किलोमीटर, धरातल से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये नीचे ऐसे शेयर करती है, अपरूपण होता है। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर ये क्या हो गई है, यहां पर अगर ये ऐसे चल रही थी तो ये ऐसे हो गई है, ऐसे से ऐसे हो गई है, यानी ये अपनी चौड़ाई में भी गति करती है। ये कैसा है, ये इसकी मोटाई में गति है, ठीक है, इसकी डेप्थ जो है वो गति है, और ये कैसी हो गई है, इसकी चौड़ाई में। और चौड़ाई में गति कैसे होगी, अगर ये ऐसे चल रही है, ये इसकी चौड़ाई है, तो ये ऐसे गति करेगी, ठीक है। तो ये हो गया है दोस्तों हॉरिजॉन्टल शियर, ठीक है। और इस वजह से ये सीधे ना चल के और इस तरीके से, ठीक है, ऐसे भी गति करती है और ऐसे भी गति करती है, ठीक है, यानी ये अप एंड डाउन भी करती है एंड बैक एंड फोर्थ भी करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो इसका स्वरूप है वो कैसा होता है, मियांडरिंग होता है। हमने मियांडर्स के बारे में पढ़ा था जब हम नदी का अपरदन की स्थलाकृतियां पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि नदी मियांडर बनाते हुए चलती है, सर्पिलाकार रूप में चलती है, तो ये मियांडरिंग स्वरूप होता है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें हम दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको इस डायग्राम में क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा इसको 3 डायमेंशनली सोचना है आपको, क्योंकि बोर्ड में मैं 3 डायमेंशनली दिखा नहीं सकता। तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी ये हो गई है चौड़ाई, ठीक है, और ये चौड़ाई यहां से यहां तक किसकी चौड़ाई है, इसका माउथ में दिखा रहा हूं, तो ये चौड़ाई 150 से 450 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और अगर इसकी मोटाई की बात करें, यानी ये यहां से यहां तक का जो रीजन है, ये इसकी मोटाई है, ये हो गई है मोटाई और ये हो गई है चौड़ाई। तो इसकी जो मोटाई की अगर बात करें तो इसकी मोटाई 900 से 2150 मीटर तक होती है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 900 से 2150 मीटर के क्षेत्र में क्या करेगी, शेयर करेगी, अपरूपण करेगी। जैसे अगर एक यहां पर हम मान लें, यहां पर एक ऊंचाई है और यहां पर धरातल से, तो ये 2100 ऐसे चलेगी, ठीक है, यानी कि इसकी जो ये हवाली जो मोटाई है वो 900 से 2150 मीटर के बीच होती है। थोड़ा 3 डायमेंशनली आप इसको सोचिए। अब इसकी बात करें, अगर गति की बात करें तो देखिए ये जो है, ये पवन जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा एक बैंड है, पूरे एक बैंड में चल रही है। तो बैंड में जब चल रही है तो ये पूरी एक बहुत अधिक लंबाई में चल रही होती है। लंबाई तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जब पोल्स के चारों और पूरे ग्लोब पर ही चलना है तो इसकी लंबाई तो हजारों किलोमीटर में होती है। पर ये जब चलती है तो इसके जो बिल्कुल कोर वाला रीजन है, इसका जो बीच वाला भाग होता है, इसके बीच वाले भाग में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। पवन जो है उसके बीच की के वेग जो कोर पार्ट है उसमें इसकी सबसे ज्यादा वेगवान होता है, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। मगर जब इसकी परिधि की ओर जाते हैं अपन, जब इसके परिधि की ओर यानी कि ये रीजन में जब जाएंगे तो परिधि और के रीजन में ये इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, यानी कोर रीजन, ये जो कोर रीजन है इससे और परिधि की ओर चारों ओर अगर हम जाएंगे तो इसका वेग जो है वो कम होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके वेग की तो इसका एक जो एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो अगर गर्मियों में हम देखें तो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टोटल ओवरऑल बात करें हम तो, ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मगर अगर शीतकाल में, विंटर सीजन में अगर बात करें तो ये 190 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी लगभग दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है ये ग्रीष्म काल में कमजोर होती है, ठीक है, यानी गर्मी में इसका वेग कम होता है और सर्दियों में ये ज्यादा मजबूती से चलती है, ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा वेग से चलती है, लगभग 2 गुना तक वेग हो जाता है। और इसका अभी रीजन आपको आगे एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि गर्मियों में तो इसका वेग कम होता है और सर्दियों में इसका वेग अधिक होता है, सर्दियों में प्रबल पवन होती है, ठीक है। अब ये जो पवन है ये उत्तर और दक्षिण में जब सूर्य जब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जब गति करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, प्रेशर बेल्ट्स की भी उत्तर दक्षिण में गति होती है और प्रेशर बेल्ट से ही ये जुड़ी हुई है, इसलिए ये
उत्तर और दक्षिण दिशा में इसका विस्थापन होता है। ठीक है, कुछ अगर जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये क्या होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य होने पर ये नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो जाएगी, यानी उच्च अक्षांशों की ओर जाने लगेगी। जबकि जब सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तब ये क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी के दिन होंगे और विंटर सीजन में ये वापस इक्वेटर की ओर आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऋतुवत रूप से भी नॉर्दर्न और सदर्न साइड में इसका शिफ्टिंग होती है। ठीक है, पर एक बात विशेष ये है कि कभी भी 20 डिग्री जो है अक्षांश, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उससे नीचे नहीं आती। यानी ये हमेशा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश से और ध्रुवों के बीच में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, कभी भी ये 20 डिग्री से दक्षिण की ओर नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये 20 डिग्री से ध्रुवों के बीच चलती है और उत्तर दक्षिण में इसकी शिफ्टिंग होती है। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों ये एक भूविक्षेपी पवन होती है। कैसी होती है, भूविक्षेपी पवन होती है। और इस भूविक्षेपी पवन यानी जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है, इसके साथ साथ ये एक रोसबी वेव्स भी होती है। ठीक है, अब भूविक्षेपी पवन क्या होती है और रोसबी वेव्स क्या होती हैं, ये आप देखिए भूविक्षेपी जो पवन होती है इसका मैं पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल में देख सकते हैं। मगर यहां पर मैं 3-4 बातें हैं जो भूविक्षेपी पवन के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, भूविक्षेपी पवन जो है वो हमेशा ऊपरी वायुमंडल में ही चलती है, यानी धरातल से लगभग 3-4 किलोमीटर से ऊपर ही ये चलती हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, घर्षण बल जो धरातल पर पवन पर लग रहा था वो घर्षण बल समाप्त हो जाता है। और ये पवने, 3 चीजें आप याद रखिए कि ये पवने जो है दोस्तों, जो हमारी भूविक्षेपी पवने हैं, अगर हम बात करें समदाब रेखाओं की, ठीक है, जैसे यहां पर आप समझिए, मान लीजिए ये आइसोबार है, तो ये आइसोबार जो है इसके साथ साथ यहां पर क्या है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, दाब प्रवणता बल लग रहा है। और ये मान लीजिए यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। ठीक है, हम अपर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है तो फिर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किधर लगेगा, चलिए इधर लो प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किधर लग रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये पवने जो हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत चलती हैं। भूविक्षेपी पवने जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत चलती हैं। या हम कहें कि जो आइसोबार हैं, आइसोबार के साथ पवन को किधर चलना चाहिए था, इस दिशा में चलना चाहिए था, नॉर्मल विंड। तो अगर इस सरफेस पे होती तो ये ऐसे ही चलती, मगर ये क्या है, यहाँ पर जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए हैं तो यहाँ पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स समाप्त हो गया है। इस वजह से कोरियोलिस बल जो है वो कोरियोलिस बल दोस्तों पूरी तरह से अब इसके 90 डिग्री पर लग रहा है। तो कोरियोलिस बल हमेशा क्या होता है, पवन की दिशा के समकोण पर लगता है। तो कोरियोलिस बल का मान इतना अधिक हो जाता है कि वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर देता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल जो है वो हमेशा तेज गति की पवन पर ज्यादा लगता है। जितना पवन में वेग होगा उतना ही ज्यादा लगेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये पवन जो है इस पर इतना अधिक वेग लग रहा है कि ये पवन अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ना चल के बल्कि उसके समानांतर, आइसोबार के समानांतर या फिर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत चलने लगती है। इसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इस वजह से अगर हम बात करें, ये हमारा साउथ साइड है और ये मान लीजिए नॉर्थ साइड है। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसमें विंड की डायरेक्शन क्या हो गई है, वेस्ट टू ईस्ट हो गई है, जैसा कि भूविक्षेपी पवन हमारी जेट स्ट्रीम है उसकी होती है। यानी इस पवन को साउथ टू नॉर्थ चलना था बट ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हो गई है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की एक्सेस अमाउंट और फ्रिक्शन फोर्स का नहीं होना। ठीक है, इसके बाद बात करें रोसबी वेव्स की, तो रोसबी वेव जो है वो एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर सर रोसबी जो थे उनके नाम पर रखी गई थी। इन्होंने 1937 में रोसबी तरंगे खोजी थी। और रोसबी तरंग का मतलब होता है कि जो भी लहरनुमा, जो भी तरंग के रूप में चलने वाली पवनें होती हैं वो रोसबी तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये भी लहरनुमा चलती है ऐसे।
ठीक है, ऐसे चल रही है, इसलिए इसको रोसबी तरंग कहते हैं। तो जो जेट स्ट्रीम है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स और रोसबी वेव्स का बेस्ट एग्जांपल होता है। ये भूविक्षेपी भी है और ये रोसबी तरंग भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक क्वालिटीज थी जो हमें जेट स्ट्रीम्स में देखने को मिलती हैं। अब इन क्वालिटीज का सबका रीजनिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको मैं इसका जब ओरिजिन समझा रहा हूं तो उस ओरिजिन में ये सब आपको दिखाई देगा। तो अब हम जेट स्ट्रीम्स की उत्पत्ति देखते हैं कि जेट स्ट्रीम्स ओरिजिनेट हो क्यों रही हैं, क्यों जेट स्ट्रीम्स का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, जेट स्ट्रीम्स का जो निर्माण है दोस्तों, इसकी वजह होती है दो डिफरेंट वायु राशियां। ठीक है, दो विपरीत वायु राशियां जहां होती हैं वहां पर इसका निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करें कि मान लीजिए हम विंटर सीजन में बात करें। विंटर सीजन में क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर एक बहुत अधिक ठंडी सरफेस होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर इस टाइम बर्फ जम रही है, बहुत ज्यादा ठंड है और सूर्य दक्षिणायन है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कभी पहुंच ही नहीं रहा है, तो जब नहीं पहुंच रहा है तो वहां पर सरफेस बहुत ठंडी होगी। जबकि अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे क्या हो रहा होगा, इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य जो है उसका प्रकाश पहुंच रहा होगा, तो यहाँ पर जो सरफेस है वो कैसी होगी, वार्म होगी। अगर हम पोल की बात कर रहे हैं तो कोल्ड सरफेस होगी, और अगर वार्म सरफेस है तो वो कहाँ है, इक्वेटर पर है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम नॉर्मल जब विंटर सीजन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तब। तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो उत्तरी गोलार्ध पर जब ध्रुव पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो उसके संपर्क में जो वायु आएगी, जो एयर उसके संपर्क में आएगी, तो ये एयर क्या होगी, यहाँ पर ठंडी होगी। ठीक है, कोल्ड एयर हो जाएगी। जबकि यहाँ पर इक्वेटर रीजन में क्या होगा, इक्वेटर रीजन में जब टेम्परेचर हाई होगा सरफेस का तो इसके संपर्क में जो वायु आएगी ये वायु क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, ये गर्म वायु वार्म एयर जो है ये गर्म होकर के और क्या होगी, ऊपर उठती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर पर तो धरातल पर क्या है, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस वार्म है तो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। जबकि पोल्स पे क्या हो रहा है, पोल्स पे कोल्ड सरफेस है तो प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सतह की तो हमने ये बात कर ली। अब हम सतह से ऊपर यानी हम पहुंच गए हैं अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। तो ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों ऊपर जब ये गर्म पवन वायु है जो ऊपर उठ गई है तो ऊपर एक गर्म वायु राशि इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, वार्म एयर होगी। किधर होगी ये होगी हमारी इक्वेटोरियल रीजन और या बोले हम ट्रॉपिकल रीजन में होगी। ठीक है, जबकि जो पोलर रीजन है उसमें क्या होगा, पोलर रीजन में वायु राशि नीचे बैठती है, ठंडी वायु राशि है, तो इसमें पूरी जो वायु होगी वो कैसी होगी, कोल्ड एयर होगी। ठीक है, तो इक्वेटर और पोल्स यानी विषुवतीय क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में एक तापमान में प्रवणता विकसित हो जाती है, तापमान का डिफरेंस विकसित होता है। और इस दो विपरीत वायु राशि, ये कौन सी है, वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, इन दो विपरीत वायु राशियों के बीच में दोस्तों जब ये वायु राशि ऊपरी वायुमंडल में मिल रही है तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सरफेस से जस्ट अपोजिट स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि सारी वायु जो है वो यहाँ पर क्या है, भारी हो रही है, ठंडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, कहां पर, पोल्स पर। जबकि इक्वेटोरियल रीजन में सारी वायु राशि ऊपर चली गई है तो ऊपरी अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होगा, अपर ट्रोपोस्फियर में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। क्लियर है, यानी नीचे की जस्ट अपोजिट स्थिति ऊपर है। तो अब नीचे तो पवनें कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से चलेंगी। ठीक है, ये अलग बात है कि ये भी कोरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। मगर अगर ऊपरी की बात करें, हम ऊपरी अपर इसमें बात करें ट्रोपोस्फियर में, तो ऊपरी स्फीयर ट्रोपोस्फियर में पवन को किधर चलना चाहिए था, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यानी पवनों की दिशा जो हमने ये देख रखी है ब्लू में ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए थी। मगर दोस्तों यहाँ दोनों और विपरीत वायु राशि है पहली बात तो, और साथ में यहाँ पर हमने बात की थी भूविक्षेपी पवन है ये,
और अपर ट्रोपोस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है वो इतना ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर तो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, धरातल का कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा है, तो इसकी गति बहुत तेज होगी और ये अपर ट्रोपोस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर तेजी से चलेगी। और इस तेजी से चलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पवन चलने के कारण यहाँ पर जो है, जो बीच में जो पवन चल रही है, ये पवन दाब प्रवणता बल के समकोण पर चलेगी और समदाब रेखाओं के लगभग समांतर चलेगी। अगर हम यहाँ पर एक बात कर लें, ये मान लीजिए लो प्रेशर की आइसोबार है और ये हाई प्रेशर की आइसोबार है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में ना चल के और ये इसके समानांतर इस तरीके से हमें चलती हुई जेट स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, तो ये एक भूविक्षेपी पवन हो गई है। अब आप देखिए ये आइसोबार है, ठीक है, एक आइसोबार 1 और आइसोबार 2, ये उच्च ऊपरी वायुमंडल में बात कर रहे हैं, ये उच्च दाब की आइसोबार है और ये निम्न दाब की आइसोबार है और ये इसके समानांतर यहाँ पर हमारी जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, पहली कंडीशन आपने देख ली कि भूविक्षेपी पवन क्यों बन रही है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कोल्ड है, कोल्ड एयर मास है, यहाँ पर क्या है, वार्म एयर मास है। तो जब वार्म और कोल्ड एयर मास जब मिलते हैं दोस्तों, तो इनके मिलने पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फ्रंट यानी वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, और ये वाताग्र जो है, जिस तरफ ठंडी वायु राशि होगी वहां पर कौन सा वाताग्र बनेगा, वहां पर कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है। जबकि जिस तरफ गर्म वायु राशि है उधर वार्म फ्रंट यानी गर्म जो है वाताग्र का निर्माण होता है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर चक्रवातीय दशाएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो अब यहाँ पर अगर आप ग्लोब पर देख रहे हैं तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में हम बात कर रहे हैं सर्दी की ऋतु में, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, मैंने बताया कि वाताग्र बन रहा है और वाताग्र की वजह से चक्रवातीय दशाएं बन रही हैं। अब ये जो लो प्रेशर है ये कहाँ है, हमारे ध्रुवों पर, पोल्स पर लो प्रेशर होगा और इस लो प्रेशर के चारों ओर ये पवन चलने लगेंगी। इसीलिए हम इसको सरकमपोलर विंड कह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पवनें जो है, जो भूविक्षेपी पवनें हैं, जेट स्ट्रीम है, ये पूरे पोल्स के चारों ओर चलती हैं और इसे बोला जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी चक्रवातीय दशा उत्पन्न हो रही है, लो प्रेशर है, इसे पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय भंवर का निर्माण हो जाता है और ध्रुवीय भंवर के चारों ओर दोनों ओर की विपरीत वायु राशियों के प्रभाव में यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम पूरी सरकमपोलर विंड परिध्रुवीय भंवर के रूप में पूरे लो प्रेशर के चारों ओर चलती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा मजबूत होता है ये पोलर वोर्टेक्स, दक्षिण गोलार्ध में उतना मजबूत नहीं होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तब ये ज्यादा इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें लैंड मास ज्यादा है, स्थलीय भाग ज्यादा होते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में पानी ज्यादा है। तो पानी जो है वो जल्दी से ना ठंडा होता है ना जल्दी से गर्म होता है, मगर स्थलीय भाग जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी ज्यादा विकट होती है, ज्यादा हाई जो विंटर है वो यहाँ होती है। इसलिए ये लो प्रेशर बहुत ज्यादा स्टीप होता है, बहुत ज्यादा शार्प लो प्रेशर होता है, बहुत तीव्र निम्न दाब होता है, इसलिए इसको पोलर वोर्टेक्स ध्रुवीय भंवर कहते हैं। और यहाँ पर लो प्रेशर, और ये अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लोअर एटमॉस्फेयर में तो यहाँ पर क्या है, लोअर अगर हम बात करें सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर तो यहाँ हाई प्रेशर है, अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, लो प्रेशर है, सारी जो गर्म वायु राशि है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहाँ पर इसके अगर नॉर्दर्न साइड में देखें तो पोलर रीजन में क्या है, कोल्ड एयर मास है, और नीचे इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, वार्म एयर मास है। तो इस तरह से दोस्तों जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप और दाब की सतह पर और अपर एटमॉस्फेयर में ताप और दाब की विपरीत दशाओं के कारण जेट स्ट्रीम जैसी एक भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति होती है, जो दाब प्रवणता बल के साथ दाब प्रवणता बल की दिशा में प्रवाहित ना होके और उससे विक्षेपित होकर के और लंबवत रूप से प्रवाहित या फ्लो होती है।
ठीक है, तो ये हो गया, आपको रीजन समझ में आ गया कि जेट स्ट्रीम को हमने परिध्रुवीय भ्रमण क्यों कहा और ऊंचाई की हमने बात करी ली है। अब देखिए इस तरह से जो जेट स्ट्रीम जो प्रवाहित हो रही है दोस्तों, अब इस जेट स्ट्रीम की हमने बात की थी कि मिडल में तो बहुत तेजी से होती है और इसके ऊपर नीचे आगे पीछे का जो भाग होता है यानी परिधि की ओर जाते हैं तो वेग कम हो जाता है। तो ये बीचों बीच जो ये बैंड है, एक नैरो बैंड जो है उसमें ये चलती है और नैरो बैंड में चलने की वजह से क्या है कि इसका कोर वाला जो रीजन है इसमें दाब प्रवणता का ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए ये यहाँ पर तेजी से फ्लो करती है और ऊपर नीचे ये या फिर हम परिधीय क्षेत्र में बात करें तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी कि शीतकाल में ये ज्यादा प्रबल होती है। क्यों होती है इसका मैंने आपको अभी रीजन बताया, क्योंकि शीतकाल में अगर हम उत्तरी गोलार्ध की शीतकाल की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में ये प्रेशर और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग तो जो अगर पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन जो है वो तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, सूर्य तो दक्षिण में है तो सर्दी के दिनों में, और जो ट्रॉपिकल रीजन है ये गर्म होगा। तो ऊपर और नीचे का जो तापमान है, उत्तर और दक्षिण का जो तापमान है इसमें बहुत अंतर होता है, इस वजह से ज्यादा ताप प्रवणता दाब प्रवणता की वजह से शीतकाल में ज्यादा फास्ट होती है। जबकि ग्रीष्म काल में क्या होगा, गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्मी के दिनों में सूर्य उत्तरायण आ जाएगा, नॉर्दर्न साइड में आएगा। अब जब नॉर्दर्न साइड में आएगा तो इस पूरे रीजन में ही टेम्परेचर जो है वो एक अच्छी मात्रा में मिलने लगेगा, यानी जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है या हमारे इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ में और जो पोलर रीजन है इसके बीच में तापमान का ज्यादा अंतर नहीं रह पाता। इस वजह से इनके बीच में ताप प्रवणता कमजोर हो जाने की वजह से अपर एटमॉस्फेयर में भी कोल्ड और वार्म जो एयर मास है इसके तापमान में अंतर कम हो जाता है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में जो इधर वार्म एयर थी इधर कोल्ड एयर थी, इनके तापमान में भी अंतर कम हो जाता है। इस वजह से ये ग्रीष्म काल में कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि पवन जो है वो हमेशा दाब प्रवणता के कारण ही तेजी से चलती हैं। और यहाँ पर क्योंकि दाब प्रवणता ताप की वजह से विकसित हो रही है और जब ताप की ही अंतर कम हो गया है तो दाब में भी अंतर कम हो जाएगा और इसलिए ये गर्मी में धीरे चलेंगी। क्लियर है? इसके बाद हमने बात की थी उत्तर और दक्षिण में इसका विस्थापन होता है। तो उत्तर और दक्षिण में जो विस्थापन हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसकी वजह आप समझिए। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कोल्ड एयर मास है ये धक्का लगाएगा दक्षिण की ओर आना चाहेगा, जबकि जो वार्म एयर मास है ये उत्तर की ओर जाना चाहेगा। यानी कि हम बात करें इधर से मान लीजिए यहां से आ रहा है कोल्ड एयर मास, ठीक है, और इधर से किधर क्या जा रहा है, वार्म एयर मास है, इधर से गर्म है। तो ये वार्म एयर मास जो है वो तो किधर जाना चाहेगा, पोल्स के रीजन में, ध्रुव की तरफ जाना चाहेगा, जबकि जो कोल्ड एयर मास है वो इक्वेटर की तरफ आना चाहेगा, विषुवत की ओर आना चाहेगा। इस वजह से इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शियर डेवलप हो जाता है और ये लहरनुमा, ये बिल्कुल विसर्पाकार मियांड्रिंग शेप में चालू हो जाती है और इसी वजह से ये रोसबी वेव भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये लहर के रूप में चल रही है, ऐसे चल रही है लहर के रूप में। ठीक है, तो रोसबी वेव ऐसे लहर के रूप में चलेगी और इसी वजह से यहां पर हमें शियर देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने इसके ओरिजिन की बात कर ली कि क्यों जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट हो रही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये अचानक से ऐसे क्रिएट नहीं हो जाती है, इसकी कुछ अलग अलग स्टेज होती हैं। तो हम इसकी स्टेज पर बात करते हैं कि कितनी स्टेज में क्रिएट हो रही है हमारी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहली हम जेट स्ट्रीम में सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं तो ये हमारी है स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा दोस्तों, देखिए हमने बात की कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम सर्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, विंटर सीजन से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पर है विंटर सीजन, मान लीजिए विंटर सीजन से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सीजन है तो क्या हो रहा है, ऊपर पोल्स पे क्या बन रहा है, पोलर वर्टेक्स बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, किसमें, अपर एटमॉस्फेयर में। आप धरातल के साथ इसको मत जोड़िए, आप धरातल को कतई आप भूल जाइए। आप याद रखिए क्योंकि ये जेट स्ट्रीम ऊपर चल रही है, हम इसलिए विपरीत बात करेंगे। वैसे धरातल पर यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं अपर एटमॉस्फेयर में, तो अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ क्या है, लोअर प्रेशर है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की
ऊपरी सीमा पर यहाँ लो प्रेशर है, जबकि इस तरफ जब हम ट्रॉपिकल रीजन में बात करें हैं तो इधर क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है। तो इस तरफ क्या होगा, कोल्ड एयर मास होगा। ठीक है, कोल्ड एयर मास कहाँ होगा, पोलर रीजन में, जबकि यहाँ क्या होगा, वार्म एयर मास होगा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में क्या होता है कि विंटर सीजन में यहाँ पर जो ये लो प्रेशर है ये बहुत हाई लो प्रेशर होता है, बहुत स्टीप लो प्रेशर होता है। इस वजह से क्या होता है कि इनके बीच में यहाँ पर ये पूरा जो मैंने ब्लू में आपको दिखा रखा है ये पूरा क्या है, कोल्ड एयर मास है। और जो हम रेड में देख रहे हैं ये रेड में जो दोस्तों है ये है वार्म एयर मास। ठीक है, तो ये रेड में वार्म एयर मास चल रहा है और ये ब्लू में कोल्ड एयर मास है। तो वार्म और कोल्ड एयर मास के बीच में एक बाउंड्री बनती है और इसके बीच से दोनों और ताप प्रवणता और दाब प्रवणता के प्रभाव में एक यहां से जेट स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। लो प्रेशर उत्तर साइड में है और हाई प्रेशर दक्षिण में है। यानी कि अगर हम दाब प्रवणता की बात करें तो वो कैसे चल रही है, दाब प्रवणता किधर चल रही है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ में हमें दाब प्रवणता दिखाई दे रही है। और इस समय क्या है, ये दाब प्रवणता बहुत ज्यादा स्टीप होने की वजह से, क्योंकि जो लो है बहुत ज्यादा लो है, हाई है वो हाई है, तो इस वजह से दाब प्रवणता बहुत ज्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जब शुरुआती स्टेज होती है, इस स्टेज 1 में इसकी जो जेट स्ट्रीम है इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, बहुत तेज गति से चलती है और यही कारण आपको मैंने यहाँ शीतकाल में बताया था कि शीतकाल में तेजी से इसलिए चल रही है क्योंकि इनके बीच में दाब प्रवणता का अंतर बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चल रही है। तो ये अब क्या होगा, स्टेज सेकंड में आते आते अब इसमें कुछ चेंज आएगा। क्या होगा, अब स्टेज सेकंड में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर जो वार्म एयर मास है, ये वार्म एयर मास जो है वो दोस्तों ऊपर की ओर धक्का यानी उत्तर की ओर धक्का लगाने लगेगा, जबकि जो हमारा यहाँ पर ये जो कोल्ड एयर मास है ये कोल्ड एयर मास क्या करेगा, नीचे सदर्न साइड में यानी कि इक्वेटर की ओर नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो एयर मास हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और इस वजह से यहां पर क्या होगा कि अब जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर नॉर्थ साउथ में चल रहा था, यहां जो दाब प्रवणता नॉर्थ साउथ में चल रही थी ये थोड़ा शिफ्ट होने लगेगी और अब ये देखिए ये लेफ्ट राइट थोड़ा होने लग जाएगी। इनके बीच में ये दाब प्रवणता में जो इस तरीके से नॉर्थ साउथ में थी, अब ये दाब प्रवणता थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगी। यानी यहां पर अगर हम देखें साउथ की जगह ये होगा, यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दाब प्रवणता इंक्लाइन हुई है। और दूसरा इस स्टेज में क्या होगा, अब इस स्टेज में ये लहर का रूप धारण करने लग जाएगी, यानी लगभग रोसबी वेव्स बनना सेकंड स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ठंडी वायु राशि है वो कहां आ रही है, गर्म वायु राशि के क्षेत्र में, और गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में जा रही है। इस वजह से देखिए ये दो लो प्रेशर बन रहे हैं। लो प्रेशर कहां बनेंगे भाई, लो प्रेशर क्रिएट कौन कर रही है, लो प्रेशर क्रिएट कर रही है कोल्ड एयर मास, और कोल्ड एयर मास जहां जहां भी जाएगा वहां अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर बनाएगा। और हाई प्रेशर कौन क्रिएट कर रही है, वार्म एयर मास। तो वार्म एयर मास जहां जहां जाएगा वो हाई जो अपर जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें क्या करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अब वार्म एयर मास ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है पोल्स के रीजन में, तो पोल्स की तरफ हाई प्रेशर एंट्री हो जाएगी। और अगर हम कोल्ड एयर मास की बात करें तो कोल्ड एयर मास किधर आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, इक्वेटर की आ रहा है, इक्वेटर की ओर आकर के ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा। और इस वजह से दोस्तों इसका विसर्पाकार रूप मियांडरिंग शेप होना स्टार्ट हो जाएगा, रोसबी वेव बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं, ये है हमारी स्टेज थर्ड। थर्ड स्टेज में आते आते ये पूरी तरह से अपना रोसबी वेव्स बन चुकी होती है, पूरी तरह से मियांडरिंग शेप में आ चुकी होती हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में जब ये आएगी तो थर्ड स्टेज में आते आते ये अपना पूरा विसर्पाकार रूप धारण कर चुकी होती है। और ये हमारा कोल्ड एयर मास जो है, ये कोल्ड एयर मास जो है वो क्या कर रहा है, कोल्ड एयर मास यहां पर नीचे
वार्म एयर मास में एंट्री ले रहा है, जबकि जो वार्म एयर मास है वो कोल्ड एयर मास की ओर पुश लगा रहा है, यानी उसके एरिया में प्रवेश करना चाह रहा है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, इसकी वजह से ये होता है कि जो लो प्रेशर है वो वार्म एयर मास के एरिया में यानी इक्वेटर की ओर शिफ्ट होता जाता है, जबकि जो हाई प्रेशर है वो पोल्स की ओर। यहाँ क्या है, पोल्स है, तो हाई प्रेशर तो पोल्स की ओर जाता रहेगा और लो प्रेशर इक्वेटर की ओर आता जाएगा। और ये दो विपरीत नेचर वाली, जो दोनों नेचर के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट जो था इनके बीच में, इनका जो विपरीत वायु राशि जो है वो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और इसकी वजह से यहाँ पर जो विषमताएं उत्पन्न हो रही थी, जो कॉन्ट्रास्ट था, वेदर में कॉन्ट्रास्ट था, वो कॉन्ट्रास्ट भी समाप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी मिक्सचर होने लग जाएगा, गर्म और ठंडी एक दूसरे में मिलने लगेंगी। तो इस रीजन में मिलने की वजह से देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये लो प्रेशर बहुत साउथ में आता जा रहा है और हाई प्रेशर नॉर्थ की साइड जाता रह रहा है। इस वजह से दोस्तों अब यहां पर हम देखें तो जो दाब प्रवणता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो हमें लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यह बात करें हम वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले नॉर्थ टू साउथ था, फिर नॉर्थ टू साउथ से थोड़ा इंक्लाइन हुआ और इंक्लाइन होता होता अब लो और हाई प्रेशर जो है वो एक दूसरे के लगभग क्या आ गए हैं, सेम लेवल पे आ गए हैं। लो प्रेशर साउथ में आ गया है और हाई प्रेशर नॉर्थ की तरफ चला गया है। इस वजह से इन दोनों की भी दाब प्रवणता कुछ ऐसी विकसित हो जाएगी। अब सोचिए, आपको पता है कि कोरियोलिस बल जो है वो हमेशा पवन के समकोण पर लगता है, पवन प्रवाह की दिशा के समकोण पर लगता है। अब सोचिए कि जब दाब प्रवणता बल इधर है, ठीक है, और जो हमारी भूविक्षेपी पवन है वो भूविक्षेपी पवन किधर चलती है, हमेशा दाब प्रवणता के समकोण पर। ठीक है, दाब प्रवणता के समकोण पर चलती है भूविक्षेपी पवनें, या बोले तो समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। तो अब दाब प्रवणता बल के समान के समकोण पर चलेंगी तो अब ये जो है इनका एम्पलीट्यूड या आयाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब ये पवन जो पहले ऐसे चल रही थी, मान लीजिए अब पहले दाब प्रवणता बल ऐसे था तो पवनें कैसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। अब यहाँ आते आते क्या होंगी, ये पवनें थोड़ा सा इसके समकोण पर चलेंगी तो इनमें थोड़ा सा कैसे ऊपर नीचे लहर बनने लग गई यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में आते आते पूरी तरह लहरदार क्यों हो गई है, इसलिए हो गई है क्योंकि अब दाब प्रवणता बल ऐसे हो गया है तो ये ऐसे गति करना स्टार्ट करेंगी, इस वजह से ये ऐसे लहरनुमा हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से इनमें सर्पिलाकार विसापाकार प्रवाह होगा, रॉसबी वेव्स बनेंगी। और दोस्तों इसका जो ये एम्पलीट्यूड है इसे क्या बोला जाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड, ये बहुत बढ़ जाएगा। ये आयाम जो है इसका ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये बीच में जो हमने ग्रीन में देख रहे हैं ये रॉसबी वेव चल रही हैं हमारी दोनों ओर, इधर कोल्ड एयर मास नीचे वार्म एयर मास, इसके बीच में हमें यहाँ पर हमारी जेट स्ट्रीम्स रॉसबी वेव्स चलती हुई मिल रही हैं। तो ये जेट स्ट्रीम जो है वो पूरा अपना विसर्पाकार या अपना मियांड्रिक शेप ले लेती हैं। किसकी वजह से, क्योंकि अब दाब प्रवणता बल जो है वो नॉर्थ साउथ नहीं रह करके वेस्ट ईस्ट हो गया है। तो अब जो पवन पहले वेस्ट टू ईस्ट चल रही थी, अब इसमें थोड़ा सा इसमें क्या होगा, ये ड्रिफ्ट करके और कोरियोलिस बल के प्रभाव में ज्यादा आके और ये थोड़ा ऐसा विसर्पाकार रूप लेने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम स्टेज 4 की, कि स्टेज 4 में क्या होगा। ये हमारी स्टेज 4 है। देखिए स्टेज 4 की हम जब बात करें दोस्तों, तो स्टेज 4 में आते आते ये जो है पूरी तरह से अपना जितना भी विसर्पाकार रूप लेना है वो ले चुकी होगी। और साथ में क्या होगा कि अब यहां आते आते वार्म और जो कोल्ड एयर मास है, ये वार्म और कोल्ड एयर मास जो है वो इतना ज्यादा मिक्स हो गए हैं, इतना ज्यादा मिक्सचर हो गया है इनका, कि अब यहाँ पर जो भी मौसम में जो भी कॉन्ट्रास्ट था, वेदर कॉन्ट्रास्ट था, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ वायु राशियों के बीच में जो भी तापमान में जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो कोल्ड एयर मास है वो सिर्फ अगर प्योर रूप से देखें कि अपनी शुद्ध अवस्था में बात करें तो ये सिर्फ उत्तर में यहां पर ही रह जाएगा। ये हमारा कोल्ड एयर मास रह गया है। ठीक है,
और जो ये यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, वो यहाँ पर भी हो चुका था वेस्ट ईस्ट में। अब यहाँ लो और हाई प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा विकसित हो चुके होंगे कि इनके चारों ओर चक्रवातीय और प्रति चक्रवातीय दशाएं विकसित हो जाएंगी। कैसे? देखिए ये क्या है, लो प्रेशर है, तो इस लो प्रेशर के चारों ओर आप देखें तो ये चक्रवातीय रूप से पवन संचार हो रहा है। ये हाई प्रेशर है तो इसके चारों ओर प्रति चक्रवातीय रूप से पवन संचार हो रहा है। यहाँ लो प्रेशर है तो फिर चक्रवातीय दशा है, यानी लो प्रेशर के चारों ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से चक्रवातीय दशाएं विकसित हो रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो भाग है जो बीच में बन रहा है इसे बोला जाता है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सेल। ठीक है, तो इस वजह से बीच में लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो कोशिकाएं हैं इनका विकास हो जाता है। और ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो सेल हैं, अब ये क्या करती हैं, पवन को अपने चारों ओर ही चक्रवात के रूप में और प्रति चक्रवात के रूप में घुमाने लगती हैं। और इस वजह से दोस्तों यहाँ आते आते हमारी जेट स्ट्रीम जो है वो बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है और ये वाला भाग पूरी तरह से कट हो जाता है। और कट होकर के जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो अब सीधा सिर्फ अपनी उत्तरी बेल्ट में ही चल रही होती हैं। यहाँ पर ये जो वेस्ट टू ईस्ट में जो चल रही है ये अब उत्तरी बेल्ट में चल रही है, जबकि यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आते आते ये सबसे वीक हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सेकंड में आते आते और कमजोर, थर्ड में और कमजोर, फोर्थ स्टेज में आते आते कमजोर होती है। अगर इसको हम मौसमी दशाओं से जोड़ें कि हम इसको वेदर से देखें तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था विंटर से। ठीक है, विंटर के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्प्रिंग सीजन बोल देंगे हम। ठीक है, स्प्रिंग सीजन आने लगेगा। ठीक, यहाँ पर आते आते क्या होगा, समर हो जाएगा। ठीक है, ये सीजन में कुछ चेंज हो सकता है मगर आप इतना याद रखिए यहाँ पर विंटर है और यहाँ पर समर है। और समर में मैंने क्या बताया था, समर में ये कमजोर होती हैं, ग्रीष्म काल में कमजोर होती हैं। क्यों हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की ऐसी कोशिकाएं बन गई हैं, ये इसकी गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं, इसको फ्रीली फ्लो नहीं करने देती। इसकी जो भी वायु राशि है इसके चारों ओर चक्रवात और प्रति चक्रवातीय दशाएं बन गई है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन बन गए हैं, इसलिए अब ये कमजोर रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है इसका डेवलपमेंट होता है। आपने सारी दशाएं क्लियर देख ली है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहां तक आती है, 20 डिग्री से ध्रुवों के बीच में। आप यहां देख सकते हैं ये इक्वेटर से 20 डिग्री के डिफरेंस पर रह रही है लैटिट्यूड पर, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में जाए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने इसका डेवलपमेंट बताया है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब देखिए जो हमारी ये जेट स्ट्रीम जो है, ये जेट स्ट्रीम ऐसा नहीं होता है कि जेट स्ट्रीम एक पूरी बैंड के रूप में एक साथ पूरा प्रवाहित होती हो। इसके जो कम वेग और ज्यादा वेग का क्षेत्र है इसमें ये ज्यादातर हमें दो मुख्य रूप से जेट स्ट्रीम्स मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में आप जाएंगे तो दोनों गोलार्ध में हमको दो तरीके की जेट स्ट्रीम्स जो है वो मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम ज्यादा मजबूत होती हैं, क्यों, क्योंकि इनमें उत्तरी गोलार्ध में तापमान में डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम की। तो अगर जेट स्ट्रीम के प्रकार की हम बात करें तो जेट स्ट्रीम जो है उसमें दो मुख्य जेट स्ट्रीम हमें पूरे ग्लोब पर मिलती हैं। ऐसी जेट स्ट्रीम है जो पूरे ग्लोब पर हमें दिखाई देती हैं, वो सिर्फ दो जेट स्ट्रीम मेन है जो उत्तरी गोलार्ध में भी मिलेंगी और दक्षिण गोलार्ध में भी। इसके अलावा कुछ लोकली जेट स्ट्रीम भी होती है जो स्थानीय स्तर पर कुछ समय के लिए विकसित होती है, वो जेट स्ट्रीम भी हम बात करेंगे। तो मेन जेट स्ट्रीम में जो सबसे पहली हमारी जेट स्ट्रीम है वो है ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह, यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। इसको सरकम पोलर जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। दूसरी है उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह, यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। ठीक है, ये दोनों मुख्य होती है। अब इनकी एक एक की आप विशेषता देखिए कि ध्रुवीय वाताग्र पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है वो कहां पर डेवलप हो रही है। देखिए जेट स्ट्रीम कहां विकसित होंगी, जहां ऊपरी वायुमंडल में दो विपरीत नेचर वाली वायु राशि होंगी।
ठीक है। अब विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि हम ये देखें, ये हमने ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ अर्थ देखा था। अर्थ का जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है उसमें हमने ट्राई सेल्यूलर मॉडल देखा था। इसमें हमने हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल को बनते हुए देखा था कि इक्वेटर से कैसे वायु राशि ऊपर उठती है, गर्म वायु राशि, फिर ये यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, 30 से 35 डिग्री पर नीचे अवतलित होती है। इसके बाद हमने देखा लो प्रेशर बेल्ट बनती है 60 से 65 डिग्री पर। ये क्या होती है, यहाँ से वायु राशि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उठती है और एक तरफ ये हाई प्रेशर बनाती है पोल्स पर और एक तरफ ये हाई प्रेशर बनाती है 30 to 35 डिग्री पर। इस तरह हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल को देखा। यहाँ पर कौन सी यहाँ पर कौन सी विंड चल रही है, यहाँ पे चल रही है हमारी ट्रेड विंड्स, यहाँ पर चल रही है हमारी पछुआ पवने वेस्टर्ली चल रही हैं और पोलर रीजन में चल रही हैं पोलर विंड्स। ठीक है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, ऊपर उठ रही है वायु राशियां। ठीक है, यहां पर से ऊपर उठ रही है, दोनों तरफ जा रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमने ये डायग्राम लिया है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो पहली हम जो बात कर रहे हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, दोस्तों इसका निर्माण होता है लगभग 40 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच के क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण भी दो विपरीत वायु राशियों की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, फेरल सेल है। अब फेरल सेल में जो वायु ऊपर उठी है तो इस रीजन का क्या है, ये है पूरा टेम्परेट रीजन है, धरातल पर टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ पर जो टेम्परेट एयर होगी, ठीक है, थोड़ी शीतोष्ण वायु होगी, इसमें थोड़ा ना तो ये ज्यादा गर्म होगी ना ही ज्यादा ये ठंडी होगी, तो यहाँ पर टेम्परेट एयर होती है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पोलर सेल है इस रीजन में क्या होगा, पोलर एयर होगी जो कि ठंडी वायु राशि होगी। और ये दोनों के बीच में दोस्तों ये जो एरिया है इसमें हमें 40 से 60 डिग्री का जो एरिया है नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम मिलती है। और उत्तरी गोलार्ध को हमने इसलिए लिया है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम हमें ज्यादा प्रभावी रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब देखिए आप, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है जिसका विकास कहाँ हुआ, जहां पर फेरल सेल और पोलर सेल मिल रही हैं, वहां पर ऊपरी वायुमंडल में हमें पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम मिलती है। तो ये याद रखिएगा, पोलर सेल और फेरल सेल के मिलने की जगह पर। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, बट स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये रेगुलर नहीं होकर के इररेगुलर होती है। क्यों होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं लेस रेगुलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो सूर्य के उत्तरायण होने के दौरान ये सारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये क्या होंगी, नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होंगी। तो नॉर्दर्न साइड में जब ये शिफ्ट होती हैं तो इसके साथ साथ ये पूरा उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगती है और यहाँ पर इस रीजन में टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस कम हो जाता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होने की वजह से ये वीक पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर फेरल और पोलर सेल का जो ये रीजन है वीक एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वीक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और इस वजह से ये रेगुलर नहीं होके इररेगुलर होती है। हालांकि जब ये चलती है तो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, बट ये इरेगुलर होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पोल्स के चारों ओर एक पूरे रिबन की शेप में, जैसे यहाँ पर चल रही है कि पोल्स के चारों ओर एक रिबन की शेप में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर बहुत मिल भी जाएगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, इरेगुलर शेप में चलती है। ठीक है, अब ये यूं तो 40 से 60 डिग्री के बीच विकसित हो रही है, मगर ये अगर सूर्य दक्षिणायन जा रहा है तो सूर्य के दक्षिणायन जाने पर ये जो है वो 30 डिग्री तक भी आ सकती है, 30 डिग्री नॉर्थ तक भी आ सकती है। ठीक है, और जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तब सूर्य के उत्तरायण होने पर ये जो है वो 70 डिग्री नॉर्थ तक भी चल सकती है। यानी उत्पत्ति 40 से 60 डिग्री बीच में, मगर 30 से 70 के बीच में भी ये फ्लो करती है। इसके बाद हमारी जो दूसरी जेट स्ट्रीम है दोस्तों, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह। तो उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह जो है दोस्तों, ये कहां विकसित हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर क्या है, हमारे फेरल सेल है और यहाँ पर क्या है, हैडली सेल है।
फेरल सेल और हेडली सेल। तो हेडली सेल के रीजन में क्या होगा, ट्रॉपिकल एयर मास होगा, और ट्रॉपिकल एयर मास कैसा होगा, वार्म होगा, ठीक है, अपेक्षाकृत गर्म होगा। जबकि फेरल सेल के रीजन में अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेट एयर मास होगा, और ये अपेक्षाकृत कैसा होगा, कोल्ड एयर मास होगा। तो हमने देखा कि जेट स्ट्रीम बनी क्यों है, कोल्ड और वार्म एयर मास की वजह से। तो अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ये दोनों वायु राशियां जो हैं उनके बीच में एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलने लगेगी, जो कि हमारी भूविक्षेपी पवन है। और इसकी वजह से दोस्तों ये जो है इसका विकास होता है 30 डिग्री से लेके और 35 डिग्री के बीच में, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। 30 से 35 डिग्री के बीच में ये हमारी जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट है ये चलती है। मगर अगर इसको हम इससे तुलना करें, पोलर फ्रंट जेट से तुलना करें, तो ये लेस स्ट्रांग होती है, ये उतनी मजबूत नहीं होती जितनी पोलर फ्रंट जेट चल रही है। मगर दोस्तों ये रेगुलर चलती है, रेगुलर होती है। ये क्यों होती है रेगुलर, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर जब प्रेशर बेल्ट्स उत्तर में जाती हैं तो ये उत्तर में शिफ्ट जरूर होती है, मगर इस सेल का और इस सेल का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। इस वजह से ये टेम्परेचर डिफरेंस बने रहने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट भी बना रहता है, और इस वजह से ये रेगुलर चलती हैं। तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, जब सूर्य नॉर्दर्न साइड में होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा, तो सारी प्रेशर बेल्ट क्या होंगी, उत्तर में जब शिफ्ट होंगी, तो इसकी वजह से ये जो सब ट्रॉपिकल जो जेट है दोस्तों, ये आकर के 20 डिग्री से लेके और 50 डिग्री के बीच में भी ये गति करती है। जब उत्तरायण होगा सूर्य तो क्या होगा, ये 50 डिग्री तक पहुंच जाएगी, उत्तर में शिफ्ट हो जाएगी। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये दक्षिण में शिफ्ट होकर के 20 डिग्री तक आ जाएगी। या हम कहें कि जब सर्दियों के दिन होंगे उत्तरी गोलार्ध में, तब ये 20 डिग्री तक आ सकती है। जब गर्मियों के दिन होंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो 50 डिग्री अक्षांश तक जा सकती है। और दोस्तों ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इंडिया के लिए विशेष महत्व रखती है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो इंडिया के लिए विशेष महत्व रखती है। इसका डिस्कशन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले हम दूसरी जो जेट स्ट्रीम्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को। अब हम बात करते हैं दो और लोकल विंड्स, लोकल जेट स्ट्रीम है हमारी, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए लोकल जेट स्ट्रीम जो है हमारी, उसमें है, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह, देखिए उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये कैसे क्रिएट होता है, इस पर थोड़ी सी बात देखिए। ये एक लोकल विंड होती है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट प्रवाह है एक लोकल विंड होती है, और ये जो दक्षिण एशिया और अफ्रीका का जो रीजन है यहीं पर विकसित होती है, और ये गर्मी के दिनों में विकसित होती है। कब होती है, समर सीजन में, पहली बात तो। दूसरा, ये किधर से होती है, जिसका विकास होने का कारण होता है तिब्बतन प्लेटू। जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत का जो पठार है वो गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए तिब्बत का पठार है, अब ये गर्मी के दिन है, सूर्य उत्तरायण है, तो सूर्य उत्तरायण है तो ये गर्म होगा तो सरफेस पे क्या होगा, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा सरफेस पर। ऊपरी रीजन में क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो इस वजह से ये तिब्बत के पठार से चल करके और भूमध्य, ये अपना जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, इस रीजन में ये चलती है, ठीक है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर कब होगा, यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, कहां पर, हिंद महासागर में, गर्मी के दिनों में। इसलिए ये जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा से और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से अफ्रीका के ओर चलती है, इंडियन ओशियन तक चलती है। इसकी वजह से दोस्तों ये जो चल रही है पूर्वी जो जेट प्रवाह है, ये गर्मी में जब चलती है तो इसकी वजह से हमारा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो ज्यादा मजबूत हो पाता है। इसकी क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन में जब आती है, ठीक है, तो इंडियन ओशियन रीजन में आकर के ये यहाँ आकर के और धरातल पर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो पे सरफेस पे क्या है, लो प्रेशर, तो यहाँ पर सरफेस पे क्या होगा, हाई प्रेशर। अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो पर क्या है, हाई प्रेशर, तो अपर एटमॉस्फेयर पर इंडियन ओशन में क्या होगा, लो प्रेशर, जबकि सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर। और इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, वो ज्यादा तीव्रता से, ज्यादा फास्ट जो है वो चलता है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसका भारतीय मानसून पर बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। जितनी तेजी से ये चलेगी उतना ही ज्यादा हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। ज्यादा डिटेल में हम जब दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ेंगे तब देखेंगे, मगर आप इसका बस यहाँ पर ये महत्व समझिए। इसके बाद एक और जेट स्ट्रीम आती है, ठीक है, इसके बाद जो जेट स्ट्रीम आती है वो आती है दोस्तों सोमाली जेट स्ट्रीम। इसका भी इंडियन मानसून पर इफेक्ट होता है, इसलिए एक और लोकल जेट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं हम, सोमाली जेट स्ट्रीम। नाम से पता चल रहा है सोमाली, यानी जो सोमालिया है अफ्रीका के पूर्वी तट पर, वहां पर ये चलती है। तो सोमाली जेट स्ट्रीम है दोस्तों, ये भी समर में ही चलती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में चलती है। कहां से स्टार्ट होती है ये होती है नॉर्थ टू मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है यहाँ, और जो मॉरिशस द्वीप आइलैंड है, यहां से ये चलती है। मॉरिशस और मेडागास्कर के पास से ये चलती है। इसके बाद आती है सोमालिया के ईस्टर्न कोस्ट के साथ, सोमालिया के ईस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट के पास चलती है। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में ही चलेगी, जेट स्ट्रीम है सोमालिया के इसको, और इसके बाद ये पहुंचती है दोस्तों लगभग 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो सोमाली जेट स्ट्रीम गर्मियों में चलती है और ये किधर चलेगी, ये जो आ रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट से होगी। ये साउथ वेस्ट से और किधर चलेगी, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेगी। ठीक है, जबकि हमारी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम किधर चल रही थी, पूर्वी जेट प्रवाह थी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही थी, और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगी और इंडियन ओशन में आकर के इंडियन ओशन तक ये पहुंचेगी। अब ये जो है वो भी वैसा ही प्रभाव क्रिएट करेगी जैसा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कर रही थी। कैसे करेगी ये देखिए, इसका क्या होगा प्रभाव कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहां पर है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से ऐसे ये चलेगी और यहाँ पर ये इंडियन ओशियन में पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ये आएगी तो इंडियन ओशियन में अपर अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जबकि इंडियन ओशियन जो है उसके सरफेस पर ये क्या क्रिएट करेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जब इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा समर सीजन में, तो यहाँ पर इंडियन ओशन की सरफेस पर से क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होगा, जबकि इंडिया की जो रीजन है हमारा, इंडिया का जो सरफेस रीजन है, सरफेस पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसलिए से ये जो पवन है, जो सोमाली जेट स्ट्रीम है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए जरूरी है। दूसरा इसका एक और यूज क्या होता है कि ये जब यहाँ आती है तो ये अपने साथ साथ बहुत सारा क्या लाती है, मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है।
ठीक है। और मॉइस्चर जो है वो किसको मिलेगा, हमारे साउथ वेस्ट मानसून को ये मॉइस्चर प्रदान करती है। और जो साउथ वेस्ट पवनें जो चल रही हैं वो बहुत ज्यादा आर्द्रता लेके आती हैं और बहुत अच्छी वर्षा करती हैं। तो इस तरह ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी साउथ वेस्ट मानसून को बढ़ाती है और इसके साथ साथ सोमाली जेट स्ट्रीम भी बढ़ाती है। दोनों ही इंडियन ओशन में सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, क्योंकि अपर ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये अपर ट्रोपोस्फीयर में चल रही हैं। और ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है दोस्तों, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पर चल रही होती है, 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है ये ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये मॉइस्चर भी काफी लेके आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम जेट स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस की अगर देखें तो 2 जेट स्ट्रीम का तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिखा दिया कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह और सोमाली पवन जो है वो किस तरीके से हमें साउथ वेस्ट मानसून को इफेक्ट कर रही हैं। अब जो हमें देखना है वो देखना है हमारा सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट है, ये भी हमारे लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे सर्दी की ऋतु के मानसून को भी और गर्मी की ऋतु के मानसून को भी, दोनों ही समय के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम विंटर सीजन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर सीजन में क्या है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये किधर से आ रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। जब ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है तो इस रीजन में 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, यहां पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, पश्चिम में चक्रवात विकसित होते हैं। और ये चक्रवात जो है इधर क्या है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चक्रवात विकसित होते हैं और चक्रवात की वजह से क्या होता है, बारिश होती है। और ये वेस्ट टू ईस्ट जब चल रही होती है तो अपने साथ साथ साइक्लोन कैरी करती है, चक्रवात जो है उनको इधर लाती है, या इनको विक्षोभ भी कहते हैं। यानी अपने साथ साथ पश्चिम के विक्षोभ को ये इंडिया में लेके आती हैं और इसकी वजह से विंटर सीजन में हमें विक्षोभ मिलता है, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा करती है विंटर सीजन में। और ये वर्षा कहाँ होती है, ज्यादातर वर्षा होती है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ रीजन में ये वर्षा होती है और ये सर्दी में होती है और इसे मावठ भी बोला जाता है। तो जो मावठ वर्षा है वो किसके कारण आ रही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो साथ में साइक्लोन लाती है। तो एक तो इंपॉर्टेंस इसका ये है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस अगर हम समर सीजन में बात करें तो समर में क्या होती है, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, जब समर आएगा तो सूर्य क्या होगा, सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होता है तो यहाँ पर एक पूरा लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है पृथ्वी के धरातल के साथ साथ। तो इस वजह से सारी प्रेशर बेल्ट जो है वो क्या होती है, प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में शिफ्ट होती है, ठीक है। नॉर्थ शिफ्टिंग होती है सारी प्रेशर बेल्ट की। और इसकी वजह से जब प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में शिफ्टिंग होती है तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। और इसके नॉर्थ में शिफ्ट हो जाने की वजह से दोस्तों धरातल पर बहुत अच्छे से लो प्रेशर क्रिएट हो पाता है और इसकी वजह से हमारा साउथ वेस्ट जो मॉनसून है वो एंट्री लेता है इंडिया में। ये क्या करती है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है दोस्तों, ये समर सीजन में चली जाती है, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है और नॉर्थ में भी हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। ज्यादा डिटेल में जब हम साउथ वेस्ट मानसून को पढ़ेंगे जब बताऊंगा, बट आप यहाँ इतना समझिए कि समर में इसके शिफ्ट होने की वजह से धरातल पर अच्छा लो प्रेशर क्रिएट हो पाता है और इस वजह से यहाँ पर मानसून का प्रवेश होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो हैं, जितनी भी हमने जेट स्ट्रीम देखी हैं, ये जेट स्ट्रीम जिस भी रीजन में फ्लो करती हैं, ये क्या करती हैं, एरोप्लेन जो होती हैं उनकी स्पीड को स्लो कर देती हैं। कब करेंगी, जब एरोप्लेन इनके विपरीत दिशा में चल रहा हो, यानी कि अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाले जितने भी प्लेन हैं उनकी गति को कम कर देंगी, उनके मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन लाएंगी, जबकि पश्चिम से पूर्व में जो भी चलेंगे उनकी गति को ये बढ़ा देंगी। तो एरोप्लेन की जो स्पीड है उसको ये इफेक्ट करती है,
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस जेट स्ट्रीम्स का एक और योगदान होता है। हमने क्या देखा है कि जेट स्ट्रीम्स में जो गर्म और ठंडी वायु राशियां हैं, ये गर्म और ठंडी वायु राशियां जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर, जैसे ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पवनें क्या आ रही हैं, नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, और जहां लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर पवनों की गति जो है वो कैसी होती है, ऊपर की ओर जाने की होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जो पवनें हैं, जो नीचे का जो धरातलीय क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर जितनी भी जैसे प्रदूषक तत्व होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर और CO2 है, तो ये क्या करते हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने लगते हैं और इस वजह से ऊपरी वायुमंडल में ये प्रदूषक तत्व पहुंच करके और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। जो CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऊपर उठता है और कहां पहुंच जाता है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच करके और ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर को हार्म करता है। किसकी वजह से, इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से, क्योंकि जहां जेट स्ट्रीम्स होती हैं उस रीजन में ये क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। नीचे की वायु ऊपर जाती है, ऊपर की वायु नीचे आती है। इस वजह से मिक्सचर की वजह से प्रदूषक तत्व ऊपर पहुंच जाते हैं, पहली बात। दूसरा, इस ऊपर नीचे की गति की वजह से एक और कंडीशन होती है, क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोअर जो एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल, एरोसोल और यहाँ पर जो जल वाष्प है वो अधिक होती है। और जब ये जल वाष्प और ये सब जो तत्व हैं जो क्या होंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर वायु राशि जो है वो क्या होती है, यहाँ पर गैसेस कम होती है, तो ये दोनों मिक्स हो जाती हैं। यानी हम कहें कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें ये होमोजेनिसिटी यानी समांगता विकसित करने का काम करती हैं जेट स्ट्रीम। ये दोनों जो है जेट स्ट्रीम्स का जो लो प्रेशर से उठती हुई पवनें और हाई प्रेशर से गिरती हुई पवनें जो हैं, ये दोनों मिक्स होती हैं और इनके मिक्स होने से सारे एरोसोल है, हमारा जो जल वाष्प है, साथ में जो भी हमारे यहाँ पर गैसेज हैं, प्रदूषक तत्व हैं, सब मिक्स होकर के और पूरा एटमॉस्फेयर होमोजेनस हो जाता है, समांगता विकसित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जेट स्ट्रीम के 4-5 जो यूज थे कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और हमारा जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम थी वो, और साथ में हमारी जो सोमाली जेट स्ट्रीम थी, इन तीनों का रोल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून में होता है। एरोप्लेन को कैसे इफेक्ट करती है और ये मिक्सचर या समांगता कैसे विकसित करती है, ये हमने देख लिया है। तो दोस्तों हमने जो जेट स्ट्रीम थी, इस जेट स्ट्रीम की सारी क्वालिटीज को समझा, क्यों ये ओरिजिनेट हो रही है ये समझा, इसका ओरिजिनेशन किन किन स्टेज से गुजर रहा है ये समझा। और आप इस वीडियो को देखेंगे तो अब जेट स्ट्रीम को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। इसलिए धैर्य से, पेशेंस से आप इस वीडियो को समझिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो वेस्टर्ली, ईस्टर्ली किसी भी जेट स्ट्रीम से रिगार्डिंग नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी क्लाइमेटोलॉजी से रिगार्डिंग मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।